चलें बिना समय बर्बाद किए हम शुरू करते हैं अपने एमसीक्यू। इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है, पहली बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया था? 2010, 12, 13 और 11। चलिए 5-5 सेकंड का आपको समय मिलेगा, फटाफट से बताते जाइएगा। चलिए, ये मनाया गया था पहली बार 2011 में। देखें, 2011 से हर साल 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। उसके पहले नहीं बनाया जाता था। 25 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया है? क्योंकि 1950 में 25 जनवरी के दिन ही इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसका पर्पस क्या था कि नए मतदाताओं को सूची में जोड़ना और उनको वोटिंग के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। किसी निर्वाचन के दौरान यदि किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाए तो कितने दिनों के अंदर दूसरे प्रत्याशी को नॉमिनेट करना होता है? ऑप्शन है 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन या फिर 30 दिन। जी फटाफट से बताइए 5 सेकंड में कमेंट बॉक्स में कि सही आंसर क्या होना चाहिए। चलिए, इसका सही आंसर होगा आपका 7 दिन। यदि कोई प्रत्याशी नॉमिनेशन के बाद भी अगर उसकी डेथ हो जाती है तो पार्टी को अधिकार है कि दूसरे व्यक्ति को फिर से नॉमिनेट कर सकता है, लेकिन समय कितना देता है इलेक्शन कमीशन? 7 दिन। बस ये ना हो कि उस 7 दिन के अंदर चुनाव ना हो जाए बस। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी, किस रिगार्डिंग में की थी? राज्य स्तरीय निर्वाचन आयोग के गठन की, लोकसभा के चुनाव के लिए सूची पद्धति की, लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की, या लोकसभा के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों के अभ्यर्था पर प्रतिबंध की। जी बताना है कि किस रिगार्डिंग में ये समिति ने सिफारिश की थी। चलिए, इन्होंने की थी लोकसभा के चुनाव में सरकारी निधियन की। निधियन का अर्थ होता है जो गवर्नमेंट जो फंड खर्च करती है वो किस तरीके से जुटाएगी, उसके बारे में इसमें जिक्र था। चलिए, गोस्वामी समिति ने कुछ और भी सिफारिशें की थी, वो भी पढ़ लें, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लें। इन्होंने बोला था कि अवैध रूप से जो बूथ लूटे जाते हैं उस पर फिर से वोटिंग हो, यानी कि दोबारा से उस पर वोटिंग कराई जाए। साथ ही इन्होंने कहा था मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग हो। उस समय कहा था, अब तो हो ही रही है। बोगस यानी कि जो फर्जी वोटिंग होती है उसकी समस्याओं से बचने के लिए क्या हो? मतदान फोटो पहचान पत्र हो। अब होता है, पहले शायद नहीं होता था, इसीलिए फर्जी मतदान ज्यादा होते थे। निर्वाचन से संबंधित याचिकाओं की शीघ्र सुनवाई की जाए। अगला है, यदि केंद्र या राज्य स्तर के सदन का कोई पद खाली हो तो 6 माह के अंदर निर्वाचन की व्यवस्था की जाए। हो सकता है कूट में आपसे पूछ लें दिनेश गोस्वामी समिति ने क्या क्या सिफारिश की थी, तो याद रखें। इसके साथ 2-3 समिति और थी, उनके बारे में भी देख लें। तारकुंडे समिति, तारकुंडे समिति ने सबसे इंपॉर्टेंट सिफारिश की थी। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। चलिए, इन्होंने सिफारिश की थी कि आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दें? 18 वर्ष कर दें। और साथ में ये याद रखें, ये संशोधन कब किया गया था? 61वां संविधान संशोधन था, जो कब हुआ था? 1989 में। ठीक है, दोनों चीजें याद रखें, 89 याद रखें, 61 अमेंडमेंट था और आयु 21 से 18 की थी। के संथानम समिति, इन्होंने भी कुछ सिफारिश की थी। इन्होंने बोला था निर्वाचन में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अहर्ता की व्यवस्था हो। अहर्ता क्या होता है? अहर्ता होता है क्वालिफिकेशन, यानी कि लगभग प्रत्याशी इतना तो पढ़ा लिखा होना चाहिए। चलिए, इंद्रजीत गुप्त समिति, इन्होंने भी कुछ सिफारिश की थी, अगले पेज पर शायद पहुंच गया है वो। इन्होंने बोला था लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव का व्यय किसके द्वारा किया जाए? सरकार के द्वारा किया जाए। चलिए अगला प्रश्न देखें। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में सही क्या है? कूट वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। पहला है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसकी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के भांति पदच्युत किया जा सकता है। पदयुक्त तो पद बड़ा टिपिकल वर्ड है, इसका मतलब होता है डिसमिसल, यानी कि उसको डिसमिस किया जा सकता है। वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद व विधानमंडल सदस्यों का चुनाव कराता है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। निम्न कूटों का उत्तर दीजिए। बताना है कि कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं। चलिए 10 सेकंड का समय लीजिए और इसका सही आंसर बताइए। कूट है, थोड़ा पढ़ने में समय लगेगा ही लगेगा।
चलिए समय समाप्त हुआ। सही आंसर है इसका पहला, दूसरा, तीसरा। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति कराता है, ठीक है, और इसको हटाने की व्यवस्था कैसे है, वही 2/3 बहुमत से, ठीक है। और इसकी जो हटाने की जो प्रोसेस होती है वो किसके समान है, सीजीआई के समान ही है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग तरह ही इसको हटाया जाता है। यह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद व विधानमंडल सदस्यों का चुनाव कराता है, पंचायतों के चुनाव को नहीं कराता है। गलत है इसका कार्यकाल। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का नहीं होता, इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष। जो भी पहले पूरा हो जाए वो इसका कार्यकाल माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखें। लिखा हुआ है निर्वाचन आयोग की सेवा शर्त और कार्यकाल निश्चित करता है संविधान, संसद, राष्ट्रपति या सरकार। थोड़ा सा दिमाग लगाएं, 10 सेकंड का मैं आपको समय देता हूं। चले, हमें लगता होगा कि राष्ट्रपति अगर चुनाव कर रहा है तो राष्ट्रपति ही डिसाइड करेगा, या फिर संसद को हक है तो संसद करेगी। नहीं, इसका सही आंसर होगा संविधान। सेवा शर्तें और कार्यकाल निश्चित करता है आपका संविधान, ठीक है। संविधान के अकॉर्डिंग ही इनके कार्यकाल को निश्चित किया गया है। अगला प्रश्न देखें। लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? पहला, जब वह चुनाव जीतने में सफल हो जाता है, जब वह मतदान का 1/4 मत प्राप्त नहीं कर पाता, 1/5 मत प्राप्त नहीं कर पाता, 1/6 यानी कि 25% कम से कम वोटिंग नहीं मिले, या 20%, या फिर हम बोल सकते हैं लगभग 16%। तो कितने मिनिमम वोटिंग पर उसका जमानत राशि जब्त हो जाती है? कई बार आपने मूवियों में सुना होगा इसकी तो जमानत राशि भी जब्त हो गई। चलिए समय लें 5 सेकंड का और फटाफट से उत्तर बताएं। बी, सी और डी में डिसाइड करना है, बाकी कुछ में नहीं है। चलिए इसका सही आंसर 1/6, 1/6। यदि कोई उम्मीदवार वोट नहीं ले पाता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है, ठीक है। अब जमानत राशि होती कितनी है इसके बारे में भी देख लें कुछ चीजें। वो बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। चलिए, यदि कोई लोकसभा प्रतिनिधि अधिनियम के अकॉर्डिंग देखे, और जो 1951 में आया था, धारा 34(1), इसके तहत 25,000 रुपए किसके लिए है? लोकसभा चुनाव के लिए। यदि लोकसभा के चुनाव लड़ता है तो 25,000 रुपए की जमानत राशि होती है, और विधानसभा चुनाव के लिए 10,000। और अगर 1/6 वोटिंग नहीं मिलती है तो क्या होता है? जमानत राशि जब्त हो जाती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें। भारत निर्वाचन आयोग इसमें से किसके चुनाव के लिए जिम्मेदार होता है? ठीक पहले बताया, लोकसभा, उपराष्ट्रपति, ग्राम पंचायत और राष्ट्रपति, ठीक है। बेसिक सा है, बिल्कुल अब तो रट गया होगा। ग्राम पंचायत के चुनाव स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है, सेंट्रल नहीं कराता है। सेंट्रल अगर ग्राम के भी कराने लग गया तो वो साल भर तक चुनाव ही कराता रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। भारत में वर्तमान समय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो वर्तमान समय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं आपके राजीव कुमार, ठीक है। इसमें इतना दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन नहीं था। थोड़ा सा और देखें। चलिए, वर्तमान की पोजीशन क्या है? वर्तमान में एक मुख्य आयुक्त होता है, 2 अन्य इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। शुरुआत में ऐसा नहीं था। जब 1950 में 25 जनवरी को इलेक्शन कमीशन बना था, तब से कब तक? 1989 15 अक्टूबर तक केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था। एक ही होता था, मुख्य बोल रहे हैं या फिर आयुक्त बोल रहे हैं, ठीक है। और ये एकल सदस्य निकाय था क्योंकि एक ही था। फिर क्या हुआ? 16 अक्टूबर 89 से 1 जनवरी 1990 सरकार ने सोचा नहीं, उसकी मदद के लिए और 2 बना दें, तो इन्होंने 2 मुख्य आयुक्त और डिसाइड कर दिए, ठीक है। इसके बाद में फिर उनको हटा दिया गया। बाद में फिर डिसाइड किया गया कि 1 अक्टूबर 1993 से फिर से 3 सदस्यीय निकाय बन जाए, क्योंकि उस समय क्या था? पंचायती राज आ चुका था, 73वां और 74वां संविधान संशोधन लग चुका था। तब वाकई जरूरत थी कि 2 इलेक्शन कमिश्नर और हों, क्योंकि पंचायत के चुनाव में भी काफी टाइम लगता है। चलिए दूसरे हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर थे, के सुंदरम थे, इस पेज पर रह गया है, ठीक है। पहले आपके कौन थे? सुकुमार सेन थे। और फर्स्ट वुमेन इलेक्शन कमिश्नर कौन थी? BS रमा देवी, 1990। चलिए कहीं से टूट के आ गया लेकिन काम का है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको जस्ट बताया मैंने, 25 जनवरी से मनाया जाता है। कब से मना रहे हैं हम इसको?
2011 से। पूछ सकते हैं जब भी आपका एग्जाम हो 2023-24, तो ये कौन सा राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम मना रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखें। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो ये थे आपके सुकुमार सेन थे। चलिए जस्ट वो उसी का टुकड़ा था क्वेश्चन का। अगला, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? ये थी आपकी BS रमा देवी। तो इसमें भी कुछ ज़्यादा खास है नहीं है। चलिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? संसद, प्रधानमंत्री, केंद्रीय विधि मंत्री यानी कि लॉ मिनिस्टर, या फिर भारत के राष्ट्रपति। तो जस्ट हमने अभी बताया कि इसको हटाने और इसको ज्वाइनिंग दोनों कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखें। तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो अभी तो आप इलेक्शन पढ़ रहे हो तो आपको मालूम ही है कि दोनों इलेक्शन से है। हो सकता है पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि समिति का संबंध है किससे, इलेक्शन से है, वुमेन कमीशन से है, चाइल्ड कमीशन से, या किसी दूसरे कमीशन से। यहाँ पर तो इलेक्शन ही दिए हैं सारे पॉइंट, तो इसका सही आंसर होगा चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार कराना। ये नहीं चुनाव में अपराधी तत्वों की वृत्ति पर प्रतिबंध, राज्य द्वारा निर्वाचन के लिए वित्तीय सहायता, चुनाव में काला धन के बढ़ने के प्रभाव को रोकना। काफी सारे दिए थे, लेकिन ओवरऑल इसका जो सही आंसर होगा चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार कराना। तारकुंडे और गोस्वामी दोनों का पर्पस यही था। चलिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्या हुआ था 1952 में? चलिए इसके लिए मैं आपको 5 सेकंड जरूर दूंगा। बताएं क्या होता। राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था, हरियाणा राज्य विभाजित हुआ था, राज्य भारत में प्रथम जनगणना हुई थी, या लोकसभा का प्रथम आम चुनाव हुआ था? चलिए सही आंसर होगा लोकसभा का प्रथम आम चुनाव हुआ था। पहली बार लोकसभा के आम चुनाव हुए थे 1951-52 में। थोड़ा सा इसके बारे में और जान लें, बड़ा काम का है ये। चलिए 1951-52 में आम चुनाव हुए थे। वयस्क मत अधिकार के रूप में जो दो फैक्ट है, उस समय आयु क्या थी? 21 वर्ष थी शुरुआत में। ठीक है, 21 वर्ष से कम का कोई व्यक्ति मतदान नहीं कर सकता था। पहले आम चुनाव में करीब कितने मतदाता थे? वोटर्स थे 17.3 करोड़, और मतदान प्रतिशत कितना रहा था? लगभग 45%। अच्छा खासा था उस समय के हिसाब से भी हम देखें। टोटल सीटें कितनी थी? 489 सीटें थी, और टोटल 53 पॉलिटिकल पार्टी इसमें अपना भविष्य देखने उतरी थी। और फाइनली भविष्य किसका चमका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। उन्होंने कितनी सीटें जीती? 364। ओवरऑल उन्होंने 364 सीटें जीती और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। चलिए अगला प्रश्न देखें। भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, कोई इसमें दिमाग लगाना नहीं है। तो हमारे ऊपर राज किसने किया है? हमारे ऊपर राज किया है ब्रिटेन ने। तो हम फॉलो किसको करेंगे? ब्रिटेन को करेंगे। ठीक है, चलिए सिंपल सा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ अनुच्छेद भी याद रखें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद ए 320, अनुच्छेद 324, 22 या 26। चलिए यानी कि कुल मिलाकर एक इलेक्शन कमीशन होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले देखें कि इलेक्शन का जिक्र कहाँ से है? 324 से लेके 329 तक। तो जो सबसे पहला वाला आर्टिकल होता है ना, वही डिसाइड करता है कि किससे संबंधित है। ठीक है, एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान है तो ये किसमें होगा? पहले वाले आर्टिकल यानी कि 324 में इसका जिक्र दिया गया है। कुछ और भी इसमें देख लें साथ साथ, हो सकता है आपके पेपर में पूछ लें। 324 में क्या जिक्र है? 324 में जिक्र है निर्वाचन आयोग में निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण और निहित। कुल मिलाकर उसका कंट्रोल क्या क्या होगा, किस तरीके से वो काम करेगा, ये सारी चीजें हैं, विशेष नहीं है। अनुच्छेद 325 यहाँ पर कंफ्यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्लियर दिया है धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भी व्यक्ति विशेष मददगार सूची में शामिल होने पर दावा करने पर अपात्र घोषित किया जाएगा। ठीक है, तो इसका की पॉइंट याद रखें। धर्म, जाति, जब भी वर्ड आए धर्म, जाति या फिर लिंग के आधार पर हो तो अनुच्छेद 325। 326 के बारे में कीवर्ड याद रखें। लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का वयस्क मतदार के आधार पर होगा। तो इसका कीवर्ड है कि जो वोटर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वयस्क होना चाहिए। ये 326 में इसका जिक्र किया है। चलिए 327 थोड़ा छुप गया है नीचे। विधानसभा के चुनाव के संबंध में प्रावधान कराने की संसद की शक्तियां। तो सिर्फ कीवर्ड याद रखें, संसद को शक्तियां कहाँ प्राप्त हैं? 327 के तहत। चलिए 28 में हमें बेसिक सी चीज देखें। ऐसे विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में
के लिए राज्य के विधानमंडल की शक्तियां। चलिए 28 में बेसिक सी चीज याद रखें, जो स्टेट में पावर होती है वो दी गई है, यानी कि विधानसभा को शक्तियां दी गई है। जो सीएम का चुनाव होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं 28, यानी कि स्टेट से रिलेटेड इतना याद रखें। 29 में देखें, चुनावी मामलों में अदालत के हस्तक्षेप पर रोक, यानी कि 29 से आप कीवर्ड याद रखें, जहां भी कोर्ट या चुनाव अदालत की बात होगी तो वो वर्ड किस अनुच्छेद में चला जाएगा, 329। पूरी लाइन याद ना रखें, सिर्फ वो कीवर्ड याद रखें जो किससे रिलेटेड है। चलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? परिसीमन आयोग का अध्यक्ष राष्ट्रपति, गृह मंत्री, मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर प्रधानमंत्री। चलिए परिसीमन आयोग होता क्या है ये हम पहले जानेंगे। परिसीमन आयोग ये डिसाइड करता है कि आगे कितनी सीटें और बढ़ाई जाएं, कितना जुरिडिक्शन और हो, आरक्षण कितनी सीटों पर और दिया जाए, और इसका काम भी कौन देखता है? हमारा मुख्य चुनाव आयुक्त ही देखता है। ठीक है, परिसीमन आयोग के रिगार्डिंग में 2-3 पॉइंट्स देख लें, हो सकता है आपके पेपर में काम आ जाए। इसको घड़ी को थोड़ा सा काम करते हैं, हटा ही देते हैं कि उतना काम नहीं आ पा रही है। चलिए सीधे हम अपने पॉइंट्स पर आ जाते हैं। चलिए परिसीमन आयोग का गठन पहली बार आपसे पूछ सकते हैं कितनी बार हुआ, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, टोटल परिसीमन आयोग अभी तक कितनी बार आया है? 4 बार। वर्ष पूछ सकते हैं कब कब आया है? 1952 में आया है, 1963 में आया है, 1973 में आया है और 2002 में आया है। ठीक है, अब ये आया किस तरीके से है? 52 में आया था तो उसका अधिनियम भी कौन सा था? 52 का अधिनियम, यानी कि अधिनियम होता है एक्ट, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किस एक्ट, पहले वो एक्ट लगता है और फिर वो आयोग बैठता है। तो 52 का अधिनियम था और 52 में ही वो परिसीमन आयोग बैठ गया। 63 के परिसीमन आयोग के बारे में देखें, एक्ट था ये 62 का। तो कंफ्यूज मत होना, हो सकता है ये पूछ लें कि कब कब उसका एक्ट पारित हुआ, तो एक्ट की बात में याद रखें तो उसका 52 है, 52 में ही हो गया। इसका अधिनियम 62 में आया है, और लेकिन परिसीमन आयोग कब बैठा है? 63 में बैठा है। ऐसे 73 वाले का देखें, अधिनियम 72 में आया है और परिसीमन आयोग बैठा कब है? 73 में बैठा है। 2002 के बारे में देखें, इसका अधिनियम भी 2002 में आया और ये बैठा कब? 2002 में। कुल मिलाकर एक शॉर्ट तरीका भी देख लें, 1952, अगला है 1963, फिर है 1973 और 2002। ये 4 डेट याद रखें, ये आयोग बैठा था। आपको यहीं से चीज़ें याद रखनी, आयोग बैठा था। अब ये 2 वर्ष ऐसे हैं, इसी वर्ष अधिनियम आया और इसी वर्ष आयोग बैठ गया, तो ज़्यादा विलंब किया ही नहीं गया। 63 और 73 में क्या हुआ है? 1 साल पहले, जस्ट -1 कर दें, 72 में आपका अधिनियम आया और 73 में बैठा, वहाँ पर 62 में अधिनियम आया और 63 में बैठा। अगर अधिनियम पूछ लें तो अलग डेट ईयर है, और बैठा का भी ये पूछना तो अलग डेट है। चलिए आगे देखें, इसका मेन काम क्या होता है? सीमाओं के पुनर्निर्धारण के लिए विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि को अपरिवर्तित रखना, अर्थात प्रतिनिधियों की संख्या में कोई परिवर्तन ना करना। ये डिसाइड करता है कि अब कितना मोस्टली इसका जो काम होता है जनगणना के बाद ही होता है। जनगणना जैसी हो जाती है उसके बाद इसको आइडिया लगता है कि कितने वोटर्स बढ़ गए हैं, किसी क्षेत्र का जुरिडिक्शन कितना बढ़ गया है, अब वहाँ पर कितनी सीटें और होनी चाहिए। तो 2002 तक इसने डिसाइड किया था कि अभी बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। अगला जो बैठेगा वो 2026 में बैठेगा। ठीक है, और यहाँ पूरी उम्मीद है, हो सकता है लोकसभा की सीटें बढ़ जाएं। संसद का भी आपका नया रूप तैयार हो चुका है, तो नई संसद भी आपको देखने को मिल सकती है, जरूरी नहीं। चलिए अगला बड़ा इंपॉर्टेंट है, संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित हुआ? चलिए वैसे तो शुरुआत में सेवा शर्तें इनकी संविधान के अकॉर्डिंग चली रही थी, लेकिन बाद में फिर जैसे ही आपका 73वां 74वां संविधान संशोधन लगने लगा तो वहाँ पर कुछ और डिसीजन लिए गए। तो एक कब अधिनियम पारित हुआ? 1992 में इनकी सेवा शर्तों को फिर से मॉडिफाई किया गया। चलिए याद रखना 1992। अगला देखें प्रश्न, निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए लोकसभा या राज्य विधानमंडल के साधारण निर्वाचन के पहले प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो बहुत ही बड़ी लाइन है, शॉर्ट में बता देता हूँ। पूछ ये रहे हैं कि जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है उसको कौन चुनता है, राज्य निर्वाचन अधिकारी है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो उसकी नियुक्ति भी कौन करता है? अब क्वेश्चन ये कई बार हमारे मन में आता है कि सेंट्रल में तो राष्ट्रपति करता होगा तो राज्य में राज्यपाल करता होगा, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कौन करता है? यहाँ पर भी राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन
किसकी सिफारिश पर करता है? ये करता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर। अगर पूछे नियुक्ति कौन करता है तो सिर्फ राष्ट्रपति। किसकी सिफारिश पर की जाती है? तो वो की जाती है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर। ठीक है, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें याद रखें। मध्य अवधि, मध्य अवधि का मतलब होता है बीच में ही चुनाव कराना। अब मध्य से वर्ड हमेशा हमारे मन में क्या आता है कि 5 साल का इलेक्शन होता है तो 2.5 साल में होता होगा, लेकिन हर बार ऐसा जरूरी नहीं है। प्रश्न है मध्य अवधि चुनाव कब कराया जाता है? समय के पूर्ण होने से पहले ही, जब लोकसभा भंग हो जाए, जब कोई निश्चित सदस्य अपना पद त्याग देता है, मतदान के समय जब कोई अंतर ना हो, जब कोई मंत्रीगण किसी पार्टी से अपना त्याग पत्र दे दे। तो मध्य अवधि चुनाव हमेशा कभी भी हो सकते हैं जब लोकसभा भंग हो जाए, चाहे वो 13 दिन की सरकार चली हो, 13 महीने की हो हमारे अटल जी की, तो कभी भी उसके बाद में इलेक्शन दोबारा किए जा सकते हैं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। चलिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, शुरू में ही बता दिया था। भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष में किए गए थे? ये किए गए थे 1951-52 में किए गए थे। ठीक है, पहली बार लोकसभा का गठन कब हुआ था? 17 अप्रैल 1952 में। ठीक है, पहली लोकसभा ने अपने पूरे 5 साल कंप्लीट कर लिए थे। बड़ी पार्टी थी कांग्रेस उस समय, ठीक है, अपोजिशन भी कोई इतना बड़ा था नहीं, तो इजीली उन्होंने अपने 5 साल पूरे कर लिए थे। 4 अप्रैल 1957 को लोकसभा भंग कर दी गई। ठीक है, टोटल कितनी सीटें थी? 489 में बता चुका हूँ। और वोटर्स कितने थे? 17.3 करोड़। और सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस ने जीती थी, 364 सीटें। और टोटल 52 या 53 पार्टियां थी उस समय, तो अभी भी नहीं है जबकि उस समय इतनी पार्टियां थी। चलिए, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? अंग्रेजों ने जब इलेक्शन कराना स्टार्ट किए थे तो हर बार स्टार्टिंग से ही महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था, तो उनको लगता था कि महिलाएं क्या डिसीजन लेंगी। लेकिन उसके बाद में क्या आया? माउंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार आया, भारत शासन अधिनियम 1919 आया। इसके तहत उन्होंने डिसाइड किया कि महिलाओं को भी वोट डालने दिए जाएंगे। तो 1919 के अधिनियम के तहत फिर इलेक्शन जब कब हुए? 20 में हुए, तो 20 में महिलाओं को अधिकार प्राप्त हो गया। तो अधिनियम पूछ लें किस अधिनियम के तहत, तो वो 1919 वाला है आपका भारत शासन अधिनियम। और पहली बार वोटिंग कब की उन्होंने? 1920 में की थी। चलिए, अगला प्रश्न देखें। पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आय क्या है? कई बार बता चुका हूँ, 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में। और क्या डिसाइड किया गया था कि आयु 21 वर्ष से कितनी कर दी जाएगी? 18 वर्ष कर दी जाएगी। चलिए, अगला प्रश्न देखें। चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार करना कब बंद करना होगा? चलिए, चुनाव के 48 घंटे पहले, 24 घंटे पहले, या मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पहले। चलिए, सही आंसर है 2 दिन, यानी कि ठीक 48 घंटे पहले, जब भी इलेक्शन स्टार्ट होने वाला है उसके 48 घंटे पहले, जहाँ तक है 7 या 8 बजे का टाइम रहता है, तो वहाँ से आप पीछे 2 दिन खींच लें, वहाँ से आपको अपने प्रचार को रोकना होता है। चलिए, ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और वही क्वेश्चनों को हमने लिया है जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। बेसिक क्वेश्चन नहीं लिए हैं कि कितने में सदस्य होते हैं, ये आप सभी को पता है। अगर आप चाहते हैं कि सारे कमीशंस को आप एक ही वीडियो में देखें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रिवीजन पर्पस से वो वीडियो बनाई है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आधा घंटा देकर उस वीडियो को देख सकते हैं। सारे आपके कमीशन से रिलेटेड आपका जो बेसिक क्वेश्चन है वो आपके दूर हो जाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।